हेलो दोस्तों, एड एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साइलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन की उसके बारे में बात की है। हमने इसके बाद प्रेम्बल के बारे में बात की है, फीचर्स कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं। इसके बाद हमने जो हमारे सिटीजनशिप है उसके बारे में बात करी है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, डीपीएसपी पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में लाई करता है। आर्टिकल 36 टू 51 है। ये इंस्पायर था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको डिस्क्राइब किया है नोवेल फीचर्स के नाम से। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स ये जो फिलोसफिकल सोल एंड कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो फिलॉसफी है, सोल है इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। और ये एसेंशियल यानी ज़रूरी पार्ट है गवर्नेंस के लिए कि एक किसी कंट्री में गवर्नेंस किस हिसाब से होनी चाहिए, उसको ये उसका प्रोटोटाइप है। वो प्री डिफाइन करता है कि जो लॉज होंगे किस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है किस तरीके से लॉ फॉर्मुलेट करेगा सिटीजनशिप के लिए, सिटीजन्स के राइट एश्योर करते हुए। और डीपीएसपी गाइडेंस है उस चीज़ का। डीपीएसपी के फीचर्स हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट। डीपीएसपी जो है वो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देता है, रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऑफ द वॉइसराय। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उसी को रिजेंबल करता है। और ये इसका मकसद है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, वेलफेयर स्टेट में कंट्रीब्यूट करना, डीपीएसपी। ओके, तो ये स्टेट के लिए गाइडेंस है। ओके, एंड फंडामेंटल गवर्नेंस में भी इसका ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी ये आप इसको लेके इसको अश्योर करने के लिए आप कोर्ट में प्रोसीड नहीं कर सकते कि डीपीएसपी आपकी कोई सिटीजन वायलेट की गई है। डीपीएसपी कैन बी considered as a reasonable restriction in relation to Article 14 and 19। कंबाइनली जब आर्टिकल 14 और 19 को कंबाइनली देखेंगे डीपीएसपी के साथ, तभी आप आगे अकॉर्डिंगली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन ये है कि classification of DPSP not mentioned in the constitution, and remember the DPSP related to health education। ये देखिए प्रिंसिपल है एंड सेक्शन। सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है कौन से डीपीएसपी की कौन से आर्टिकल में लाइक करते हैं, 38, 39, 39A, 39B, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ये डीपीएसपी के पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे। गांधीयन प्रिंसिपल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। ओके, सो इसमें 43 एंड 47 कॉमन है, जैसा आप चेक कर पाएंगे गांधीयन प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ये 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, 48A, 49, 50 एंड 51 ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे लाई करते हैं। तो एग्ज़ाम इस बेसिस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से आर्टिकल डीपीएसपी रिप्रेजेंट करता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को, गांधीयन प्रिंसिपल को, या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के बेसिस पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे लाई करता है, गांधीयन या लिबरल इंटेलेक्चुअल पे। ओके, तो ये है उसकी क्लासिफिकेशन। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में डीपीएसपी ऐड करी गई थी। आर्टिकल 39 टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 ऐड किया गया था
healthy development of the children, 39A, to promote equal justice, to provide free legal aid to the poor. 43A, participation of worker in the management of industries. 48A, safeguard forest and wildlife. 44th Constitutional Amendment Act 1978 जो DPS में इसमें ऐड किए गए थे वो आर्टिकल 38 थे, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसमें इसके थ्रू जो DPSP में आर्टिकल 21A ऐड करी गई थी, इसमें चेंज कर दिया गया था सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 मेड एलिमेंट्री एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट बना दिया गया था. ओके तो DPSP में ये 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं. 42nd अमेंडमेंट 1976, 39A 39 आर्टिकल एंड 43A 48A. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में DPSP में आर्टिकल 38A ऐड किया गया है इसमें. एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 21A सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया आर्टिकल 45 से और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में आया, उसमें भी DPSP में आर्टिकल 43B यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड की गई. ओके तो ये कुछ लिस्ट ऑफ DPSPs हैं. जैसे फंडामेंटल राइट और DPSP में क्या डिफरेंस है, तो ये फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होती हैं, DPSP नॉन जस्टिसेबल है. फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करता है, बट DPSP इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है. हैव लीगल सैंक्शन है इसमें फंडामेंटल राइट में. एंड इसमें कोई DPSP में कोई लीगल सैंक्शन नहीं है. एंड फंडामेंटल राइट पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक पे बात करता है, जबकि DPSP सेक्टेरियन सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बात करता है. एंड फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं, बट DPSP नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स. फंडामेंटल राइट में कोर्ट डिक्लेयर लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. यानी फंडामेंटल राइट को वायलेट करना ये जाहिर सी बात है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसमें DPSP में कोर्ट्स कांट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिंग DPSP एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कोर्ट किसी लॉ अगर DPSP को कोई लॉ वायलेट कर रहा है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता, बट जबकि फंडामेंटल राइट में रिवर्स है. कुछ डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4A यानी DPSP के कुछ जो पार्ट्स हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 हैं, उसके अलावा जो इंश्योर करते हैं वो आर्टिकल 335 है पार्ट 16 के. क्लेम ऑफ द मेंबर ऑफ द SCs ST shall be taken considered without compromising efficiency of the administrator in public employment. ओके एंड आर्टिकल 350A बोलता है पार्ट 17 का हिस्सा है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट अ लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. इसके बारे में बात करता है कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग में ही आप इंस्ट्रक्शन देंगे. ये इसके चार्ट हैं कि किस तरीके से कब कब ये हुआ, कौन कौन से केसेस है. जैसे 1951 में चंपाकम दोईराजन केस हुआ, फंडामेंटल राइट कैसे इंश्योर हुई. 1962 में गोलकनाथ केस. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पानिया कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट, ये हुआ था. 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 31C 39 ऐड की गई. 1975 में केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें 39B 39(1) 14 19 एंड 31 जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती केस में. एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में DPSP में जो डिटेल्स है 1931 ये ऐड करी गई थी अकॉर्डिंगली. ओके एंड आर्टिकल 351 जो पार्ट 17 का ही हिस्सा है ऑफ हिंदी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करता है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में है. आर्टिकल 51A में इंस्पायर की गई है, यानी ये इंस्पायर होकर बनाई गई है, USSR से ली गई है.
यूएसएसआर से इंस्पायर हुई है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 के में रिकमेंड की गई थी 8 फंडामेंटल राइट, एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में 10 फंडामेंटल राइट ऐड करी गई थी। कुछ मॉरल्स थे और कुछ सिविक हैं। ये सिटीजन के लिए है सिर्फ, एंड नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। नॉन जस्टिसेबल इन द सेंस आप इसको लेके, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज वायलेट हो रहा है तो इस पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी ये नॉन जस्टिसेबल नेचर के हैं। ये गाइडेंस है सिटीजन के लिए, जैसे डीपीएसपी गाइडेंस स्टेट के लिए, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए एक सिटीज़न की, वो गाइडेंस है। एंड ये और लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, respect its ideals and instructions, to cherish and follow the noble ideals। अब दोस्तों हम अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पार्ट 20 में आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 20 में आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करता है। अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ अफ्रीका से इंस्पायर होकर लिया गया है। ये अपहोल्ड करता है प्रोटेक्ट यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द सॉवरेनिटी, टू डिफेंड द नेशन एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। पार्लियामेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू अमेंड, यानी पार्लियामेंट के पास ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ये हार्मनी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड वगैरह बनी रहे कंट्री के अंदर, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ओके, कांट अमेंड प्रोविजन फॉर बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस में 1976 में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जो बेस फाउंडेशन है, जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को नहीं चेंज किया जा सकता, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। और जुडिशियल रिव्यू का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। आर्टिकल 368 प्रोसीजर बताता है पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। कोई भी बिल जो अमेंडमेंट के लिए है वो इधर लोकसभा एंड कलेक्टिव लेजिस्लेशन या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसी स्टेट में नहीं होगा, स्टेट के लेजिस्लेचर में नहीं होगा, या तो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया था, जिसमें जो एजुकेशन के लिए एज ग्रुप 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी कंपलसरी एजुकेशन के लिए ये आया था। ये उनका फंडामेंटल राइट है। कैन बी इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर, यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। एंड प्रायर इसकी जो प्रोसीडिंग है, प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है मिनिस्टर को प्रेसिडेंट से। ओके, जैसे बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस, फंडामेंटल ड्यूटीज दैट ओवरलैप इन लैंग्वेज विद डीपीएसपी स्पेशल मेजर। हर हाउस से बिल जो है पास होना चाहिए एंड स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ओके, और ईच हाउस सेपरेटली पास करेगा बिल को। ओके, टू अमेंड द फेडरल प्रोविज़न, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, यानी कोई फेडरल प्रोविज़न को अगर चेंज करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली मस्ट रेक्टिफाई विथ सिंपल मेजोरिटी।
ये कैसे फेडरल प्रोविज़न को चेंज करने का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर से यानी स्टेट असेंबली से उनके हाफ ऑफ द मेंबर को पास करना होगा सिंपल मेजॉरिटी से, फिर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, सेकंड हाउस प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेशन में। और ये आर्टिकल आउटसाइड आर्टिकल 364 के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, चेक कर पाते होंगे दोस्तों। ओके, प्रेसिडेंट अपना असेंट देंगे तो उसके बाद ही ये बिल इम्प्लीमेंट होगी। एंड 3 तरीके के अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कॉन्सेप्ट। पहला है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोट करेंगे। सिंपल मेजॉरिटी में कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट आउटसाइड आर्टिकल 368। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 में इसमें मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट और वोट करने चाहिए और 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी 50% टोटल स्ट्रेंथ का अवेलेबल होना चाहिए। ओके। एंड स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनका हाफ ऑफ द जो स्टेट है 50% वहाँ से कंसेंट होना चाहिए, उनका सिंपल मेजॉरिटी से पास होने चाहिए। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी में जैसा बात किया, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में, शेड्यूल्स 2nd है, 5th है एंड 6th शेड्यूल्स में, जुडिशरी यानी नंबर ऑफ जजेस, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सारे सिंपल मेजॉरिटी के हैं। लेजिस्लेचर में कोरम, लैंग्वेज प्रिविलेजेस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सैलरी एमेंडमेंट्स ऑफ एमपी इलेक्शन, डिलिमिटेशन, abolition of the creation of legislative council etc, यूटीज, creation of legislature, elected executive, citizenship, acquisition and termination, ये सारे सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाले आइडियाज या कॉन्सेप्ट हैं। स्पेशल मेजॉरिटी से ऑल प्रोविजन दैट कांट बी अमेंडेड बाय अदर मीन्स, एग्जाम्पल के लिए फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, extent of executive and legislative power of the union and state, 7th schedule, Supreme Court, High Court, representation of the state in parliament and amendment of article 368 itself। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये स्पेशल मेजॉरिटी के थे। एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा केशवानंद भारती केस में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था 1973 में। केस विथ रिप्रेजेंट रेस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के केस में कुछ अलग अलग केसेस हैं, जजमेंट है, जैसे शंकरी प्रसाद केस 1951 में। इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, यानी पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को रिमूव कर सकता है। गोलकनाथ केस 1961 में बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकता है, उसमें अमेंड नहीं कर सकता है, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, एंड आर्टिकल 368 हैज ओनली प्रोसीजर एंड नॉट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 368 में प्रोसीजर ही दिया गया है, बट आर्टिकल 368 के थ्रू कोई पावर नहीं है कि अमेंड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। बट केशवानंद भारती केस 1973 में ये कॉन्सेप्ट आया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ओके। बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, या इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बोलता है कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है,
सॉवरेन है, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक नेचर इंडियन पॉलिटी है, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी जो कॉन्सेप्ट सेक्युलर का है। सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी जो सेपरेशन है पावर के बीच में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ये भी कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का ही है। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, रूल ऑफ लॉ, फ्री फेयर इलेक्शन, principle of equality, principle underlying fundamental right and harmony and balance between fundamental right and DPSP, parliamentary system, power of the parliament to amend the constitution। ये कॉन्सेप्ट हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बाद हमने बात किया कि जुडिशरी में जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आर्टिकल 32, 136, 141, 142, 226 एंड 224, ये कॉन्सेप्ट थे बेसिक स्ट्रक्चर के जिन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता विदाउट अफेक्टिंग, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। फेडरल सिस्टम में हम चेक करेंगे कि ये पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, मतलब पार्लियामेंट की अथॉरिटी होगी स्टेट लिस्ट के ऊपर। इंस्पायर किया गया कैनेडियन मॉडल से। फेडरलिज्म है, यानी शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट में, जो सेंटर लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, उसी के बारे में फेडरल कॉन्सेप्ट जो अडॉप्ट किया गया वो कैनेडियन मॉडल से लिया गया था। एंड फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया, क्वासी फेडरलिज्म, यानी हम ब्लेंड ऑफ यूनिटरी एंड फेडरलिज्म दोनों में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बात करता है वो क्वासी फेडरलिज्म के बारे में बात करता है। क्वासी फेडरलिज्म मतलब ब्लेंड ऑफ यूनिटरी भी है और फेडरेशन भी है, दोनों के बारे में बात करता है। ओके, एंड कुछ फेडरल फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, जैसे डुअल पॉलिटी है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है डुअल पॉलिटी का है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पावर का डिवीज़न है, जैसे बताया यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में 100 जो कंटेंट हैं, स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट 61 हैं और कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रिजिड है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म लोकसभा है, राज्यसभा है। ओके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डुअल पॉलिटी है और पावर को डिवाइड किया गया है अलग अलग। ये सारा कॉन्सेप्ट फेडरल फीचर डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही रिजिड है, सोल है, चाहे स्टेट की बात हो या सेंटर की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो किया जाएगा। स्टेट के लिए अलग कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और यूनिटरी फीचर के बारे में बात करें, यूनिटरी फीचर लाइक सेंटर स्ट्रांग है विथ मोर देन एंड मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट, जैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज का अपॉइंटमेंट हो गया। गवर्नर स्टेट में ही स्टेट के गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं बट सेंटर के द्वारा। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है सेंट्रल अथॉरिटी है बट ये स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूनिटरी कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है और वीटो पावर है स्टेट बिल के ऊपर गवर्नर का। ओके, तो ये जो प्रोविज़न है या प्रेसिडेंट का वीटो पावर, तो ये जो प्रोविज़न है आपका ये यूनिटरी फीचर है। एंड कुछ कमेंट्स किए गए थे अलग अलग फिलोसोफर के द्वारा। इसमें ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। मॉरिस जोन्स ने कहा था ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। पॉल
एप्पलबाय ने कहा था एक्सट्रीमली फेडरल है। आइवर जेनिंग्स का कहना था फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, यानी फेडरेशन तो है बट सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वेरी स्ट्रांग है। अंबेडकर साहब, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि इसमें बोथ यूनिटरी एंड फेडरल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल सही। मिस्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि यूनिटरी एंड फेडरल फीचर दोनों हैं इनके पास, बट डिपेंड करता है कि कैसे सर्कमस्टांसेस और क्या टाइम है। केसी वेयर ने कहा था कि ये क्वासी फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरलिज्म की बात करी थी। संथाना जी ने कहा था सेंट्रल ग्रांट एंड प्लानिंग कमीशन इंक्रीज डोमिनेंस ऑफ द सेंटर। कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, जैसे एसआर बोमई केस 1994 में हुआ था, उसमें ये बोला गया कि फेडरलिज्म इज़ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेडरलिज्म बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंद भारती केस में 1973 इसमें फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया था। चैलेंजेस इन वर्किंग ऑफ द फेडरलिज्म, जैसे राइज ऑफ द रीजनल पार्टीज, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 का जो इमरजेंसी प्रोविजन है उसका मिसयूज, पार्टीज अलग अलग हो रही हैं, इलेक्शंस चेक किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है फेडरलिज्म को प्रॉपरली वर्क करने में। एंड असम अकॉर्ड, जो अकॉर्ड्स हुए थे अलग अलग, जैसे असम अकॉर्ड, मिजो, पंजाब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रेसिडरी पावर, क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट, लिंग्विस्टिक ओवरराइडिंग ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, डेवलपमेंट नीडेड और इंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रक्टिव, ओके, हमारा जो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द स्टेट, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट करके एक यूनियन फार्मूलेट किया है या यूनियन बनाया है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, बट हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट यूएस के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, यानी यूनियन को अलग नहीं किया जा सकता। यूनियन यानी कंट्री, यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी या यूनियन, हमारी जो कंट्री है या यूनियन है वो हमेशा एज इट इज़ ही रहेगी, उसको डिस्ट्रक्टिबल यानी उसको अलग नहीं किया जा सकता। बट स्टेट जो है, स्टेट के बाउंड्रीज वगैरह को चेंज किया जा सकता है, ओके। जैसा काफ़ी सारे केसेस में हमने देखा है, हमने अलग अलग केसेस में देखा है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, उत्तराखंड कैसे, हिमाचल प्रदेश कैसे अलग हुआ, या काफ़ी सारे आंध्र में देखा है, काफ़ी सारे स्टेट्स में हमने देखा है ये कॉन्सेप्ट, ओके। एंड असर्शन ऑफ द ऑटोनॉमी बाय द स्टेट, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, उस पे भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे कैसे शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंक्रीज ग्रांट्स एंड स्टैचरीज, ओके। फेडरलिज्म में एग्रीमेंट, राइट टू सीड, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट, एमरजेंसी प्रोविजन, कॉमन कैग है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ट्रांसफर टू द स्टेट। एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो राइट्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंड इफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, जो आर्टिकल 19 में दी गई है वो सस्पेंड हो सकती है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह। आर्टिकल 19 में जो राइट्स दी गई हैं वो सस्पेंड की जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी या डिक्लेयर ऑफ वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो। पार्ट 18 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352, 360 में ये इमरजेंसी प्रोविज़न दी गई हैं।
सोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। टाइप ऑफ इमरजेंसीज के बारे में बात करें, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर आर्टिकल 356 है। When state fail to comply with the direction given by the union आर्टिकल 365 है। इमरजेंसी तब लगेगी जब स्टेट जो यूनियन के डायरेक्शन है उसको कंप्लाई करने में, फॉलो करने में, इंस्ट्रक्शन को डिनाई करता है या फेल हो जाता है, उस केस में आर्टिकल 365 इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल 356 के थ्रू, नेशनल इमरजेंसी 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इमरजेंसी एक्सप्लेनेशन एंड जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ओनली लॉज दैट आर रिलेटेड विथ इमरजेंसी कांट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, यानी वो लॉज जो इमरजेंसी से किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, बट अदर लॉज मेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कोई अदर लॉ अगर इमरजेंसी में बनते हैं, कैन बी चैलेंज फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो इट कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, यानी कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट, नो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20-21 सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 358 ओनली फॉर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल 359 जो है वो एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट। ओके, आर्टिकल 350 के थ्रू आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को ये एम्पावर दिया गया है कि वो सस्पेंड कर दे एनफोर्समेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट को। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑल थ्री टाइप ऑफ कंपैरिजन इज प्रोवाइडेड इन एनेक्चर emergency are subject to the judicial review. Okay, 38 Amendment Act wanted to do away it. National emergency so far, जो national emergency अभी तक लगी वो 1962 में, 71 में चाइना वॉर, 62, 71 पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर, एंड 75 अगेन पाकिस्तान नेशनल इमरजेंसी। शाह कमीशन टू इन्वेस्टिगेट ऑन एमरजेंसी इन 1975। तो जो नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगी हुई है, ऑफिशियली 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई है। आर्टिकल जो ईयर है 1962 में, जो इंडो चाइना वॉर के दौरान, 71 में बांग्लादेश का क्रिएशन, इंडो पाकिस्तान वॉर, एंड 75 में नेशनल इमरजेंसी में शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया। नेशनल इमरजेंसी 1975 में जो इम्प्लीमेंट की गई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रेसिडेंट्स रोल, कुछ चेंजेस आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में नेशनल इमरजेंसी में जो किए गए थे, उसको जैसे टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस उसको रिप्लेस किया गया आर्म रिबेलियन में। आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में जो भी नेशनल इमरजेंसी में चेंजेस, उसको चेंज किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म। रिकमेंडेशन फ्रॉम राइटिंग कैबिनेट इन, यानी कैबिनेट जो है राइटिंग में देगा, तभी आप अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न को। ये उसकी डायग्राम है। और अप्रूवल विद इन 1 मंथ थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। पीरियोडिक एवरेज 6 मंथ फ्रॉम द कंटिन्यूएंस, 6 महीने के बाद पीरियोडिकली उसका अप्रूवल चाहिए होगा। ओके, एंड रिवोकेशन थ्रू रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी, यानी लोकसभा में अगर सिंपल मेजोरिटी भी पास हो जाए तो ये रिवोक हो जाएगा। एक्सपेक्टेड टू बी डेड लेटर बट बिकम ए डेडली वेपन, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुआ था, फादर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट किया था, आइडियाज कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली
उन्होंने और जब इसको इमरजेंसी प्रोविज़न को फॉर्मुलेट कर रहे थे तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये डेड लेटर है, यानी इसका कभी यूज़ किया नहीं जाएगा, बट ये इसको इस तरीके से यूज़ किया गया। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज टू प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। Laws made by Parliament, President or on state list will be continue after emergency। जो लॉज बने थे पार्लियामेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑन द स्टेट लिस्ट में विल कंटिन्यू, यानी वो बने रहेंगे इमरजेंसी के बाद भी। वो इट कैन बी अल्टर्ड और रिपील और री इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो वो अल्टर्ड रिपील भी हो सकते हैं या दोबारा री इनेक्ट भी किए जा सकते हैं वो लॉज। कुछ जजमेंट है। SR बोमई केस 94 में जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट हुआ था। इट शैल नॉट बी बेस्ड ऑन मालाफाइड, प्रीवर्स, इररेलेवेंट और एक्सट्रानियस कंडीशन। रेलिवेंट मटेरियल इज नेसेसरी और कोर्ट डू नॉट लुक इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल बट एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी। एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी, ज़रूरी है कि कोर्ट जो है मटेरियल करेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जाए जो मटेरियल है उसका एग्जिस्टेंस होना भी ज़रूरी है। टिल पार्लियामेंट अप्रूवल लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड नॉट डिसॉल्व फ्लोर ऑफ टेस्ट ग्राउंड ऑफ द कॉन्फिडेंस। जो फ्लोर है कि नहीं है, उसका जो मेजॉरिटी पावर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, उसका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए फ्लोर, जो हाउस का फ्लोर है, वही बेस्ट टेस्ट ग्राउंड है। एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स आर लायबल फॉर आर्टिकल 356। स्टेट में एंटी सेक्युलर पॉलिटिक्स तो आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कोर्ट्स कैन रीस्टोर एंड रिवाइव द गवर्नमेंट एंड असेंबली if proclamation is declared as unconstitutional। सरकारिया कमीशन 1988 में एक्सेप्टेबल ग्राउंड और प्रेसिडेंट रूल। 1988 में सरकारिया कमीशन ने एक्सेप्ट किया था ग्राउंड ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या क्या होने चाहिए। हंग असेंबली है, फेल टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन, इंटरनल सबवर्सन हो या फिजिकल ब्रेकडाउन हो, लैक ऑफ अल्टरनेटिव आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास्ड। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अनएक्सेप्टेबल ग्राउंड क्या क्या है, जैसे ये इनकी बात हो रही है कि कुछ क्या एक्सेप्ट के लिए और क्या अनएक्सेप्टेबल ग्राउंड है। ओके, सरकारिया कमीशन ने कुछ डिफाइन किया था कि क्या क्या नॉट गिव ए चांस फॉर अल्टरनेटिव आफ्टर नो, when a new party come to the power in the center, internal disturbance not amounting to physical breakdown, maladministration or allegation for rectification was given, settle intra-party dispute। ये अनएक्सेप्ट, यानी मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिया गया, ये अनएक्सेप्टेबल ग्राउंड है। न्यू पार्टी कम टू द पावर है, कोई नई पार्टी आई, ये भी अनएक्सेप्टेबल ग्राउंड है। इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो है लेकिन इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, फिर भी आपने इम्पोज कर दिया इमरजेंसी। ये भी मॉल एडमिनिस्ट्रेशन और एलिगेशन करप्शन का लगा हुआ है यहाँ पर, आपने इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर दिया। या इफ़ नो प्रायर वार्निंग फॉर द रेक्टिफिकेशन, कोई प्रायर वार्निंग नहीं दी गई रेक्टिफिकेशन के लिए। या इफ़ यूज टू सेटल इंट्रा पार्टी, यानी पार्टी के अंदर की डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आपने पार्टी में जो डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग, उसमें आपने उनको सेटल करने के लिए आपने इमरजेंसी प्रोविज़न इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये सारी ग्राउंड अनएक्सेप्टेबल है। क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न ये है
फेडरल कैरेक्टर विल बी डिस्ट्रॉयड एंड यूनियन बिकम मोर पावरफुल। बिल्कुल सही बात है कि जो भी फेडरेशन है, फेडरल कैरेक्टर है, इमरजेंसी में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनियन यानी सेंटर वो स्ट्रॉन्ग, मोर पावरफुल हो जाती है। फंडामेंटल राइट लॉस होती है। कैन मेक रूल्स रूलर डिक्टेटर, डिक्टेटोरियल बन जाती हैं, जो रूलर हैं वो डिक्टेटर बन जाते हैं। एच.वी. कामत का कहना था एन इनविटैलिटेरियन स्टेट। के.टी. शाह का कहना था इमरजेंसी प्रोविजन है चैप्टर ऑफ रिएक्शन एंड रेट्रोग्रेशन। टी.टी. कृष्णमाचारी कह रहे थे इस कॉन्सेप्ट को कि इट कैन लीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप आ जाएगी। ये टी.टी. कृष्णमाचारी जी का कहना था। एंड एच.एन. कुंजरू जी ने कहा था सीरियस थ्रेट टू द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उस पे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे सीरियस थ्रेट है, डेंजर है ये। पॉजिटिव साइड इसका क्या है इमरजेंसी का, इसके लिए अलादी कृष्णमाचारी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि वेरी लाइफ ब्रीथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड महावीर त्यागी जी ने कहा था सेफ्टी वॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न एक लिस्ट दी गई है यहाँ पे, आप चेक कर पाते होंगे दोस्तों। पार्ट 18 352 से 360 में ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 56 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी, रिकवरी ऑफ एक्ट ऑफ यूएसए और इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखिए, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन आर्टिकल 352 में वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रिबेलियन हो। 56 में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया हो। 360 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी लॉस हो गई हो। ओके, एंड पॉइंट नंबर 2 है क्लासिफिकेशन। इनको आर्टिकल 352 है इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी, 56 में नो क्लासिफिकेशन और 60 में भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। रिटन रिकमेंडेशन फॉर फ्रॉम कैबिनेट, इसमें आर्टिकल 352 में रिटन रिकमेंडेशन चाहिए और बाकी 56 एंड 60 में कोई रिटन रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल टाइम एंड ड्यूरेशन है, इसका है 352 का है 1 मंथ एंड इनडेफिनिट पीरियड नीड टू बी अप्रूव्ड, हर 6 महीने पे अप्रूव होना चाहिए, 1 मंथ में पास होना चाहिए। और आर्टिकल 356 है 2 मंथ, मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 3 साल के लिए ले सकती है आर्टिकल 356। और हर पीरियोडिकली 6 महीने पे इसका भी अप्रूवल होना चाहिए। बियॉन्ड एन ईयर नेशनल इमरजेंसी और ईसी सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। एंड 360 में मंथ इंडेफिनिट 2 मंथ में इसको पास होना चाहिए, इंडेफिनिट पीरियड है, नो इंटरमिटेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। पॉइंट नंबर 5 है मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल एंड रिवीजन। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 352 में, 56 और 60 में सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाएगा। रिवोकेशन प्रेसिडेंट और बाय द लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी से 352 को पास किया जा सकता है। स्पेशल सेशन ऑफ द लोकसभा नीड टू बी कन्वे इफ 10% ऑफ द टोटल मेंबर गिव्स ए रिटन नोटिस टू द प्रेसिडेंट स्पीकर, यानी स्पेशल जो सेशन है उसको बुलाया जा सकता है अगर 10% टोटल मेंबर के रिटन नोटिस देते हैं प्रेसिडेंट को 14 दिन में, विद इन 14 दिन में। ओके, इम्प्लीमेंट होने के 14 दिन में। और बाकी 56 और 60 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं, उनके पास पावर है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, स्टेट लिस्ट फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड अदर देन 2021, आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19, 359 प्रेसिडेंट सस्पेंडेड थ्रू another an order except article 2021। सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स ऑन एनी मैटर, यानी सेंट्रल स्टेट को डायरेक्शन देगा किसी भी मैटर पे। प्रेसिडेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज
but between center state. Okay, life of Lok Sabha and legislative assembly can be extended by 1 year at a time indefinite. After emergency cases to operate, it can be extended for only 6 months. Okay, parliament cannot delegate power to make laws on state subject. ये कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आर्टिकल 352 में। 56 में पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, नो स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर एडमिनिस्टर स्टेट, नो स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट। 56 में नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट कैन confer any authority to the center. Okay, president issue ordinance on subject in the state. Okay, and parliament can delegate the power to make laws on the subject. And 360 में president can give direction for reduction of the salary, including judges and other constitutional authority, reservation of all the money bill of the financial bill for the consideration of the president, direction to state to observe canons of financial property, ये है। and constitution flaws on the state list do not continue after 6 months of revocation. 6 month ऑफ रिवोकेशन के बाद इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। 352 में विल कंटिन्यू एंड स्टेट कैन अमेंड रिपील देम, कंटिन्यू किया जा सकता है। 56 को स्टेट रिपील अमेंड कर सकता है, 60 को भी। नो लॉज आर रीइनेक्टेड ऑन स्टेट लिस्ट। इम्पोजिशन है 3 times 62, 71 एंड 75। जो 352 है आर्टिकल, वो 3 बार इम्पोज हुई थी, जैसा बात किया था हमने 62, 71 एंड 75 में। एंड जो हमारी 56 है आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी, उसको 100 टाइम, मोर देन 100 टाइम इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक उसको यूज़ नहीं किया गया है, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।